जय इन सभी को। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां, और राजस्थान की नदी में भी अपने पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। पढ़नी है या पढ़ा दी थी? पढ़नी है। आज नया ही पॉइंट शुरू है, तो सभी साथी हेडिंग डालो। देखो, मैं आपको एक बार मोटा मोटा फिर बता देता हूं। राजस्थान की नदी जो टॉपिक का बहुत अच्छा और प्यारा टॉपिक था, वो पढ़ रहे थे अपने सभी साथी। पहले तो यही हेडिंग लगाओ, टॉपिक का नाम है राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियां, ठीक है। राजस्थान की नदियों में हमने 3 प्रकार का अपवाद अंतर पढ़ा था। कितने प्रकार का अपवाद अंतर? 3 प्रकार का, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था आंतरिक। कौन सा अपवाद अंतर? आंतरिक। और नंबर 2 पे जो मैंने आपको पढ़ाया था वो अरब सागरीय है, यानी वो नदी जो अपना जल कहां लेकर जाएगी? अरब सागर। ये 2 अपवाद अंतर मैंने आपको पढ़ा दिए। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर 3। तीसरा अपवाद अंतर जो है वो है बंगाल की खाड़ी का तंत्र। बंगाल की खाड़ी तंत्र। कौन सा तंत्र है? बंगाल की खाड़ी का। इससे देखो प्रश्न अपने क्या क्या बन सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं बंगाल की खाड़ी। ये आपको दिख रहा है भारत का मैप, सभी को दिख रहा है ना? ये रहा अपना राजस्थान, ठीक है। वो नदी जो राजस्थान से निकली और अपना जल कहां लेकर जाएगी? बंगाल की खाड़ी। वो नदी क्या कहलाएगी? बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी। देखो, ये राजस्थान है रेड वाला, तो राजस्थान की बंगाल की खाड़ी से जो दूरी है वो टोटल कितनी है? तो याद रखना, बंगाल की खाड़ी की जो दूरी पड़ जाती है अपनी, वो 2900 किलोमीटर पड़ जाती है। इसका मतलब ये है कि बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां सबसे लंबी ज्यादा दूरी तय करेंगी। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली नदियां कौन सी है? अरे नदियां कौन सी है बताओ? तो ये नदियां जो है वो सबसे अधिक दूरी तय करती हैं। एक तो ये बात याद रखना, करती है। कितनी करती हैं? 2900 किलोमीटर की दूरी। यानी ये नदी पहले, जैसे यहाँ पर है कोई यमुना नदी है तो उसमें जल डाल देगी, यमुना फिर आगे गंगा में डालेगी, और गंगा अपना जल कहाँ लेकर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। तो ये नदियां अपना जल जो है वो ऐसे डालती हैं। उसके बाद बात करें राजस्थान से अरब सागर, तो अरब सागर की जो दूरी है वो 400 किलोमीटर ही है। तो ये तो नजदीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर है। तो सबसे ज्यादा जो दूरी तय करेंगी वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। राजस्थान की 23% नदियां, कहीं कहीं 24 भी लिखा हुआ मिलता है, कंफ्यूज मत होना, अलग अलग आंकड़े चेंज होते रहते हैं। तो लगभग राजस्थान की लगभग 23% नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। लिख लो, अपना जल बंगाल की खाड़ी में, साथ साथ लिख लो भाई सभी। अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। एक ये बात लिख लो। अब गुरुजी, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी? तो प्रमुख नदियों की एक ट्रिक याद रखना सिर्फ आप। बोलो भाई नहीं तेरा कोका कोका। 5 कोका। कितने कोके? 5। 5 कोका बेबा बखा। 5 कोका बेबा बखा। एक बार और बोलो, 5 कोका बेबा बखा। बिल्कुल सिंपल है, 5 कोका बेबा बखा। एक बार और बोल दो साथ, 5 कोका बेबा बखा। देखो, पा से जो नदी याद करनी है वो पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती। च से जो नदी याद करनी है वो आपको याद करनी है चंबल। और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली प्रमुख नदी जो पूछे राजस्थान में, वो चंबल ही है। को से जो याद रखना वो कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी। कोठारी भी अपना जल कहां लेकर जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर। का से जो नदी याद रखोगे वो काली सिंध, और दूसरी याद रखना लघु काली सिंध। ये दोनों ही जल जो है बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाती है, काली सिंध और लघु काली सिंध।
ये चंबल की सहायक नदी है भाई, ठीक है। और बै से जो आप नदी याद करोगे वो याद करोगे बेड़च, और एक बै से जो नदी याद करोगे वो याद करोगे बनास। पहले इसके अंदर एक नदी पढ़ते थे बाणगंगा, इस बै से, लेकिन वर्तमान में बाणगंगा रुंडित नदी हो गई है। रुंडित का मतलब जो अपना जल सागर या महासागर में नहीं लेकर जाती, ठीक है। ख से याद रखना खारी नदी। ऐसी कौन सी नदी है जो तीनों अपवाद अंतर में देखने को मिलती है? ये अरब सागर में भी मिलेगी, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, सांबर में 4 नदियों का चलाता है, वहां भी मिलेगी, आंतरिक में भी, और बंगाल की खाड़ी में भी मिलेगी। तो ऐसी नदी खारी है जो तीनों अपवाद अंतर में पाई जाती है, आंतरिक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तीनों अपवाद अंतर में पाई जाने वाली नदी है खारी। लिख लो फटाफट इतना। अब इसमें हम सबसे पहले जो नदी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंबल। आज आपको टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मिल जाएगा टेलीग्राम पे सभी को, और 4 फरवरी को, संडे को, अगले संडे को आपका पहला टेस्ट होगा। अब वो मैं तो बस वाले को क्या करूँ अभी बताओ, तुम एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। ऑफलाइन, ऑनलाइन तो तुम वो खरीदना पड़ेगा ना फिर अलग से। क्यों बावली बातें करते हो तुम? कैसे, क्या हुआ? वो क्लास हो जाए फिर करते हैं बात, मिलके जाना मेरे से, जैसे ये जो है। हाँ अभी लिख लिया भाई सभी ने? अरे सभी ने लिख लिया, चलो। अब आप हेडिंग लगाओ, लिख रहे हो क्या? जल्दी लिखो, तेज लिखा करो थोड़ा। बंगाल की खाड़ी तंत्र में सबसे अधिक दूरी तय करने वाली नदियां राजस्थान से निकलती हैं। मतलब राजस्थान में जो बंगाल की खाड़ी से निकलेगी, राजस्थान से निकलेगी और बंगाल की खाड़ी में जाएगी, वो अधिक दूरी तय करेगी, पहली बात। दूसरी बात, लगभग कितने परसेंट नदियां मिलेंगी आपको? 23% नदियां जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल लेकर जाती है। जैसे अपने राजस्थान में 100% माने, तो अरब सागर का तंत्र में मान के चलो 17% मिल जाएगा। सबसे ज्यादा कौन सा है? 60%, ये वाला। और बंगाल की खाड़ी में 23% नदियां जो है जल लेकर जाती है। प्रमुख नदी है 5, कोका, बेबा, बखा, पार्वती, चंबल, कोठारी, काली सिंध, लघु काली सिंध, बेड़च और बनास और खारी। अब आप हेडिंग लगाओ चंबल नदी, चंबल रिवर, चंबल नदी। पहले मैं तुम्हें नए जिलों में दिखा दूं ये नदी कैसे बहती है इसमें, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में कोई परिवर्तन आए नहीं है अपने, ठीक है। तो हाड़ौती में इतना परिवर्तन है ही नहीं, तो उसमें जो है इतना परिवर्तन नहीं देखना। ये मैप दिख रहा है आप सभी को? ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ ये राजस्थान में कैसे। राजस्थान में ऐसे, ये जो चित्तौड़गढ़ की एक तहसील है भैंसरोड़गढ़, उस तहसील से प्रवेश करती है कोटा, कोटा के बाद बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ऐसे निकल जाती है, ठीक है। अब देखो इसको अपने पढ़ लेते हैं वैसे। तो अब लिखते हैं चंबल नदी के बारे में। यहां पर एक पहाड़ी है, ये प्रश्न भी पूछा गया, इसका उद्गम होता है वो कौन सी पहाड़ी से? जान पाओ की पहाड़ी, जना पाओ, सॉरी, जना पाओ पहाड़ी। यहां पर जिला है इंदौर, नाम सुना होगा, इंदौर जिला। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से इस नदी, अभी 1 मिनट समझ लो फिर लिख लेना, बस थोड़ी सी ये नदी है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इस नदी में। ये नदी राजस्थान में यहां से चली पहले, और फिर थोड़ा आगे बहेगी ऐसे, और राजस्थान में वो दिखाया था ना मैंने, भैंसरोडगढ़ की तहसील है, वहां पर एक स्थान है चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश कर दी। और चौरासीगढ़ से ये नदी निकलने के बाद, चौरासीगढ़ से निकलने के बाद इस प्रकार बहती हुई कोटा, बूंदी, करौली, सॉरी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, और ऐसे बहती हुई ये नदी एक बार राजस्थान तक इसको पढ़ते हैं। ये नदी ऐसे निकली और इसको एक बार समझते हैं यहाँ तक कि इसमें क्या क्या कुछ बना हुआ है इस नदी पर। तो सबसे पहले बात करें, अब मैं बात पढ़ा रहा हूँ मध्य प्रदेश की,
तो यहाँ पर दो पठार है, एक पठार यहाँ बना हुआ है ऐसे, और एक पठार जो है वो वहां बना हुआ है। एक पठार का नाम है भानपुरा का पठार, भानपुरा पठार, और दूसरे पठार का नाम क्या है? मानपुरा पठार। कौन सा पठार है? मानपुरा। सुनते जाइएगा। भानपुरा और मानपुरा पठार को क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है? चंबल। एक तो ये प्रश्न। दूसरी, चंबल नदी मध्य प्रदेश में एक बांध बनाती है। क्या बनाती है? बांध। तो चंबल नदी पर जो मध्य प्रदेश में बना बांध है उसका नाम क्या है? तो उस बांध का नाम है, वेरी गुड, गांधी सागर। कौन सा बांध है? गांधी सागर। चंबल नदी का सबसे ऊंचा बांध और सबसे प्रमुख बांध पूछे तो कौन सा है? गांधी सागर बांध, क्योंकि सबसे पहले इसी बांध का निर्माण हुआ था। गांधी सागर बांध की जो ऊंचाई है टोटल वो 62 मीटर है। तो ये जो ऊंचा इसको बनाती है, चंबल नदी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सर जी गांधी सागर बांध दिखाओ। गांधी सागर बांध आप देखो, इनमें से बताओ कौन सा हो सकता है गांधी सागर बांध? वेरी गुड, कईयों ने ये बोला, ये बात एकदम सही है। ये बांध जो है, वैसे तुक्का ही मारा था, तुम्हें देखा थोड़ी है। ये कौन सा बांध है? गांधी सागर। ये कौन सा बांध है मेरे भाई? गांधी सागर बांध। ठीक है, ये रहा गांधी सागर बांध। ये गांधी सागर बांध हो गया। चलो, अब उसके बाद ये नदी राजस्थान में प्रवेश कर गई इस स्थान से। यहां पर एक स्थान है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ किस तहसील में है? नए जिले के आधार पे ही मैं आपको जीके पढ़ा रहा हूं। भैंस रोडगढ़, क्योंकि नए ही प्रश्न आ रहे हैं अब एग्जामों में, देख रहे हो आप। ये है चित्तौड़गढ़। तो यहां से इस नदी का राजस्थान में क्या हो जाता है? प्रवेश। अरे प्रवेश है ना, उद्गम तो जहां से नदी निकलती है, ये प्रवेश। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रवेश हमने कर दिया। चौरासीगढ़ से थोड़ा सा आगे और चली तो इस नदी के ऊपर एक जलप्रपात, और उस जलप्रपात का नाम है चूलिया। जलप्रपात का नाम क्या है? 5 किलोमीटर दूर है भैंसरोडगढ़ से, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है 18 मीटर। इसका मतलब ये है कि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर आपसे प्रश्न पूछे एग्जामिनर, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, गुरुजी जलप्रपात क्या होते हैं वो दिखाओ। इसमें से जलप्रपात कौन सा है? ये तो बता ही सकते हैं, छोटी सी बात है। ये रहा, देखो, जैसे कोई नदी बहती है, और नदी बहते क्या है कि जैसे मान लो, मैं आपको समझाता हूँ, यहां समझाता हूँ। जैसे ये नदी बह रही है, इधर देखना सारे, ये नदी बह रही है। कई बार क्या ऐसे इस प्रकार की चट्टानें आती है हल्की सी, तो फिर ये से बहने लग जाती है नदी। अब ये पानी आ रहा है इस नदी में, ये रहा, ये आ रहा है, ठीक है। अब ये पानी गिर रहा है ऐसे। अब देखो, जब ये पानी गिरेगा ना, तो ठीक है, अच्छी बात है, गिर रहा है गिर रहा है। लेकिन जब ये पानी बार बार निरंतर गिरता रहेगा ना, तो ये पर्वत को पानी काटता जाता है, और काटता काटता इसको बहुत अधिक गहराई तक ले जाता है, जिस कारण नदी फिर ऐसे बहने लग जाती है। तो अब ये जो पानी गिरता है ना, इसी भाग को, ये जो पानी गिर रहा है, ये गिर रहा है, इसी भाग को क्या बोलते हैं? जलप्रपात। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चंबल नदी पे बना हुआ है। च से चंबल, च से चित्तौड़गढ़, च से चुलिया। कितनी अच्छी बात होगी। चुलिया जलप्रपात किस नदी पे, किस जिले में? सिंपल। तो ये होता है जलप्रपात जो पानी ऐसे गिरता है। ठीक है, हाँ चलेंगे बिल्कुल। अरे राजस्थान में बहुत बहुत ही अच्छे स्थान है। अजमेर में एक स्थान है जहां पर दुनिया के सारे, ये जैसे ताजमहल हो गया, वो टावर, वो कौन सा है, टार्जन टावर नहीं, वो एक और, अरे वो घूमने जावा नहीं, कौन सा नाम बोले, नहीं बोलियो, हाँ वो एफिल टावर वगैरह, एक वो हो गयो। ऐसी अजमेर के अंदर है ना, कभी जाओ घूमने तो वहां पर ये सारी चीजें हैं, और टिकट भी बिल्कुल 10 रुपये टिकट है। 10 गुरुजी, हाँ। तो बहुत अच्छे अच्छे स्थल है अपने राजस्थान में घूम। डंपिंग यार्ड बताया था ना, डंपिंग यार्ड, तो कितना अच्छा स्थान है डंपिंग यार्ड, किशनगढ़ के अंदर है ना। चलो देखो भाई, ये हो गया जलप्रपात। अब थोड़ा आगे और बात करते हैं इसके अंदर। यहां पर एक स्थान है तो भैंसरोडगढ़ के अंदर, रावत बाटा। नाम सुना है रावत बाटा? रावत बाटा में राजस्थान का पहला
परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। अब गुरुजी परमाणु ऊर्जा आ जाओ, ये रही, ये क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु से क्या बनाना? ऊर्जा, उसे बोलते हैं परमाणु बिजली बनाना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अपने राजस्थान में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा है वो कहां पर लगा है? रावतभाटा। मैं समझाऊंगा बाद में, थ्योरी भी लिखाऊंगा, एक बार तुम्हें दिखा देता हूं क्या होते हैं ये चीजें, कि समझ में अच्छा आ जाए। और रावतभाटा कहां है? चित्तौड़गढ़ में। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना होती है 1975 के अंदर, कनाडा के सहयोग से। इसके सहयोग से। तो ये राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। अभी लिखना मत, मैं आगे लिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था उसकी स्थापना होती है 1969 के अंदर, तारापुर के अंदर। और तारापुर है महाराष्ट्र में। तारापुर कहां पर है? बहुत सिंपल बात है, ये होता है परमाणु ऊर्जा, ठीक है। इससे अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बात और बताऊंगा, पहले चारों बांध पढ़ा दूं, कि आपने पढ़ा होगा कि बांधों से बिजली भी बनाई जाती है, वो कैसे बनती है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। चित्तौड़गढ़ की कहानी, अभी तक नया जिला जब तक मैं ना बोलूं आप भी नए जिलों में प्रवेश नहीं करोगे। चित्तौड़गढ़ में ही इसी नदी के ऊपर एक बांध और बना हुआ है, यहां चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और इस बांध का जो नाम है वो है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध। ये बांध राजस्थान का जल भराव दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। गुरुजी दिखाओ कितों जल रहेगा अंदर, और देख लो खेड़ तक जितनी नजर जावा, इल्लो तो आगे लो तो मैं लिए गुंडर जो थे। ये देखो इसके अंदर लाखों करोड़ों टन पानी, मतलब टन किलो की भी कह दो तो पानी हो इनके अंदर। अगर मान लो एक बांध टूट जाए, एक बांध मान लो टूट जाए, तो आप विश्वास नहीं करोगे, आसपास के कई गांव नहीं जिले गए। इतना खतरनाक मतलब हादसा हो जाएगा। देखो कितना पानी है, पूरा नदी का है। अब ये टूटे तो इसका पूरा पानी एकदम निकलेगा और वो खत्म कर देगा सब कुछ। इसीलिए वो अपने सभ्यताएं वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये पढ़ते हैं कि जो सिंधु घाटी वगैरह सभ्यताएं लुप्त हुई, तो इसमें कई कारण आते हैं, डैम वगैरह थे वो भी हो सकता है टूटे होंगे, जिस कारण वो पानी और पूरी सभ्यता को खत्म कर गया, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो आगे, राणा प्रताप सागर हो गया। अब ये नए जिले में आ जाएगी। इसके बाद जो इसका नया जिला बन जाएगा, नया जिला वो हो जाएगा कोटा। कौन सा जिला हो जाएगा? और कोटा के बाद ये नदी एक नए जिले में प्रवेश कर जाएगी जिसका नाम है बूंदी। तो 3 जिले राजस्थान के याद करो पहले, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। उसके बाद ये एक नए जिले में चली गई और उस जिले का नाम है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से। और सवाई माधोपुर के बाद आपको याद रखना है करौली। कौन सा जिला? और करौली के बाद आपको जो जिला याद रखना है वो रखना है धौलपुर। तो ये नदी राजस्थान के कितने जिलों में है? 6। पहले भी 6 थी और आज भी कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। लेकिन इस नदी का जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र, वो नवीन जिलों के अंदर देखा जाए तो कितने हो गया? 12 जिलों में हो गया। अब नए जिलों में ना, जो जिसमें आप नाम पढ़ोगे, ये जैसे भीलवाड़ा से कौन सा अलग हुआ था? शाहपुरा, एक वो जिला पढ़ोगे, है ना। तो इस प्रकार से मैं आपको जो जिले जो बने हैं वो लिखा दूंगा। लेकिन आप मेरी एक बात सुनो, अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है ये बात। तो जैसे ये एक नदी बह रही है, इस नदी की जहां जहां जिस प्रकार से सहायक नदियां आकर मिलेंगी, तो ये इसका क्या हो गया? पूरा अपवाह तंत्र। ये क्या होता है इस नदी का? अपवाह तंत्र। नदी तंत्र तो, यह अपवाह तंत्र जो होता है वो ये होता है कि जैसे ये कोई नदी बह रही है, उसकी जैसे सहायक नदी आकर मिली इसमें, तो ये पूरा अपवाह तंत्र। तो चंबल का जो अपवाह तंत्र है वो कितने जिलों में है? 12 जिलों। समझ में आ रही है क्या भाई बात सभी को? ठीक है, एक बार ये 6 जिले मुझे क्रम से सुना दो, प्रश्न ये आते हैं एग्जाम में। उद्गम से लेकर लुप्त तक, कहां से लेकर? उद्गम, उद्गम से लुप्त तक जिलों का क्रम लिखो। बोलो। पहला चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। 3 याद करो, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। 3 आगे बढ़े करो, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। सवाई माधोपुर, करौली। 6 बोलो। पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा कोटा, तीसरा बूंदी, चौथा, 5वां और 6ठा। एक बार और बोलो, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, धौलपुर। समझ में आ गई बात? एक बार कॉपी में और देख लो तुम्हारे ये जिले वापस क्रम से।
देख लिए, वेरी गुड। अब देखो भाई, इस नदी के ऊपर राजस्थान में टोटल 4 बांध भी है, 5 है, लेकिन अब मेन मेन 4 पे देख लिया। एक कोटा में और बनड़ो बांध, उस बांध का नाम है जवाहर सागर। जवाहर सागर, ये नदी जो है ना यहां पर ऐसे घूमती है एक बार, तो ये जवाहर सागर जो बांध है ना, ये कोटा और बूंदी की सीमा पर है। ये प्रश्न याद रखना, कोटा और बूंदी की सीमा पर, तो 2 जिलों में फैला जवाहर सागर है, और इसी के पास एक बांध और बना हुआ है। हाँ, वो है कोटा बैराज। तो कोटा बैराज अकेला कोटा में है। लेकिन ये प्रश्न पता क्यों मैंने ऐसे लिखा है? क्या गुरुजी फिर वो बाद में वही लिखा देते? ऐसे नहीं हो सकता, देखो, क्योंकि ऐसे पूछते हैं नदी का उद्गम से लुप्त तक बांध का क्रम लिखो, तो पहला बांध बोलो, कहां गया? ये रहा पहला बांध, दूसरा बांध, ये क्रम है इसका, और तीसरा बांध, जवाई तेरा मारूंगा मुंह पे, जवार, और चौथा जवाई का सपना है ना। हाँ, लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। नदी पूरी बना, अच्छा मैं पूरी कराई दूं नदी ने, फिर रह कितनी गई। फिर नदी उत्तर प्रदेश में चल जाए, और उत्तर प्रदेश में ऊपर से एक नदी आती है यमुना, यमुना में अपना जल डाल के गंगा में चली जाती है। ये नदी कौन सी है ऊपर वाली? यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड से, और उत्तराखंड दिल्ली वगैरह से बहती हुई आती है, और यूपी में भी बहती है। यूपी में एक जिला है मुरादगंज, तो मुरादगंज यूपी में अपना जल जो है वो यमुना में डाल देती है। ये अपनी नदी हो गई कौन सी? तो बस धौलपुर यहीं तक है सीमा, करौली धौलपुर, और धौलपुर अब ये धौलपुर आड़ा खत्म है बस। अब नया जो है ये पीले वाला, ये कौन सा है? यूपी। तो इतने जो है वो राज्य में बहती है। कितने राज्य हो गए? 3 हो गए, 3 राज्य है। पहला कौन सा था? एमपी, फिर राजस्थान, और फिर यूपी। चलो इतना लिखो, फिर अपने आगे और पढ़ते हैं, इसको पूरा बनाना अच्छे से।
हाँ भाई, उतार लिया सभी ने। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा करके इसको जैसे अब तो ज़्यादा जूम कर दिया, फिर मैं आपको ये दिखा दूँ इसकी प्रक्रिया की बंगाल की खाड़ी में ये नदी जल कैसे डालती है। तो एक बार इतना लिख लिया आपने, लिख लिया सभी ने। शेर देखा रहा आपने? तो राजस्थान के अनूपगढ़ के मान मैप को देख लिया करो। ये देखो, मारूंगा ज्यादा। हाँ, ये देखो शेर की आकृति का। चलो भाई देखो, अब मध्य प्रदेश से निकली थी चंबल, ठीक है। और चंबल इस प्रकार भाई, देखो ये कोटा, कोटा के बाद बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली और धौलपुर, ऐसे बह रही है ना ये नदी। थोड़ा सा मैं इसको पूरी से ही पढ़ा देता हूँ। ऐसे, हाँ, कन्नी कन्नी पे। इसलिए प्रश्न आता है, अंतरराज्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? चंबल। अब देखो, यहां पर एक पहाड़ी है बंदरपूछ। कौन सी पहाड़ी? बंदरपूछ पहाड़ी। और बंदरपूछ ये लिखना नहीं है आपको, ये समझना है सिर्फ। बंदरपूछ पहाड़ी कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। यहां पर एक स्थान है यमुनोत्री। स्थान कौन सा है? और इस यमुनोत्री स्थान से एक नदी निकलती है, और इस नदी का जो नाम है, इस नदी का अपने नाम याद रखना, यमुना। और यमुना नदी ऐसे निकली और ऐसे बहती हुई इसी के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा, सारा इसी किनारे है। और ये नदी ऐसे बहती हुई और आकर इलाहाबाद नामक स्थान सुना है, और ऊपर से एक नदी आती है गंगा, उसमें अपना जल ऐसे डाल देती है। और गंगा नदी फिर घूमती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। अब देखो, ये जो नदी है वो कौन सी है? गंगा, ठीक है, गंगा नदी। और यहां पर जो स्थान है उसका नाम क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी है क्या? तो इलाहाबाद कहां पर है? यूपी में। चलो ये बताओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 1866 में। ये भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, यहाँ पर 160 न्यायाधीश बैठते हैं। और न्यूनतम जो न्यायाधीश वो सिक्किम में बैठते हैं, 3 ही बैठते हैं, ठीक है। ये लिखना नहीं है, समझना। देखो, अब ये नदी यहाँ से चली, और ये जो नदी अपनी आ रही है इधर से चंबल, ये आती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? मुरादगंज। मुरादगंज नामक स्थान में अपना जल जो है, मुरादगंज नामक स्थान में अपना जल जो है वो यहाँ डाल देती है। और उसके बाद अपना जल ये गंगा में मिला देती है, और गंगा लेकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो समझ में आया नदी पानी कैसे डालती है? तो ये ऐसी नदी है, ये लिखना नहीं है आपको। अच्छा, अब अपनों ने ये लिख लिया। अच्छा, इस नदी पर बांध की संख्या कितनी है? 4 बांध है। अब 4 बांध, अच्छा, क्या बिजली का उत्पादन भी होता है क्या? कैसे? कोटा, केवल कोटा से नहीं होता है, बाकी सारों से बिजली का उत्पादन होता है। कोटा से केवल और केवल क्या होती है? सिंचाई, कृषि। अच्छा, अब दिखाता हूं मैं आपको बिजली का उत्पादन कैसे होता है, फिर मैं पढ़ाना शुरू कर। ये क्या है गुरु जी? ये है हैंगिंग ब्रिज। कौन सा ब्रिज है? हैंगिंग ब्रिज। ब्रिज को मतलब वो पुल। ये कहां बना हुआ है? ये कोटा में बना हुआ है। भारत का चौथा सबसे बड़ा पुल है जो राजस्थान में बना हुआ है। तो राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज मतलब आ नदी निचली किसी है? चंबल। तो चंबल नदी पर जो ये पुल बना हुआ है, इस पुल का नाम क्या है? हैंगिंग ब्रिज। तो समझ में आ गई बात? तो ये होता है हैंगिंग ब्रिज। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है, चंबल नदी पे बना हुआ। ये होता है हैंगिंग ब्रिज। अब मैं बात करता हूं इसकी। देखो, जो है एनर्जी स्टोर कैसे होती है, मतलब बिजली कैसे बनाई जाती है, ठीक है, वो बात करते हैं। ये होता है पानी, ठीक है, ये डैम हो गया, बांध हो गया। अब एक पंप लगाया जाता है जिसे टर्बिन बोलते हैं। ये क्या करता है? ये घूमता है बहुत तेज, जैसे जैसे पानी का भाव होता है ना, उस प्रकार से ये घूमता है। पानी जितना तेज होगा उस तरीके से ये घूमेगा। और जैसे ये घूमता है, जितना तेज घूमेगा, तो यहाँ जो है, यहाँ से बिजली का उत्पादन होकर इधर जाएगा इनमें, और इनसे जो वोल्ट बनकर इनमें जाएगा, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी बन के घरों में जाएगी। हाँ, ये पता क्यों आपको?
ये इसलिए पता है क्योंकि आपने आईटीआई की हुई है। अरे ये तो कोई भी हो जाएगा, जैसे देखो ये घर पे ही बना सकते हो आप बिजली। हाँ हाँ, मैं मानू सारी बात। तो समझ में आया कि यहाँ बन गई बिजली, तो अब पता लग गया कि कैसे बनती है। एक होती है पवन चक्की, हवा से। तो पवन चक्की तो वो भी बिजली बनाती है ना हवा से। तो हाँ, तो ये क्या, ये घूमती है ना, तो जैसे ये टर्बिन लगाओ ये घूमेगा, तो इस प्रकार बिजली का क्या किया जाता है, उत्पादन। तो बोलो समझ में आई आज पहली बार कि बांध से बिजली कैसे बनती है, पानी से भी बिजली ऐसे बनती है। तो चलो ये भी बात तुम्हें समझ में आई। अब मैं चंबल नदी को लिखाना शुरू करूं क्या? समर्पण कर दो अब इधर चंबल नदी को अपना टाइम सारा। लिखो चंबल नदी। बिल्कुल ऐसे लिखनी है इस नदी को जैसे हमें खोपड़ी में याद ही हो जाए सारी। तो सबसे पहले चंबल नदी की अगर बात करें तो इसके साथ से पहले अपने को देखने हैं उपनाम। इसके उपनाम क्या है? तो सारे उपनाम लिखना शुरू कर दो आप इसके। तो इसके उपनाम में जो पहला उपनाम आता है वो आता है चरमणवती। चरमणवती, ये लिख दिया हमने चरमणवती नदी। देखो सारे, चरमणवती नदी। चंबल नदी का सबसे प्राचीन नाम पूछे आपसे, जैसे लूणी का सबसे प्राचीन नाम क्या था, सागरमती। तो इसका सबसे प्राचीन नाम है चरमणवती। पहले चरमणवती बोलते थे, चंबल तो बहुत बाद में बोला है। दूसरा नाम नित्यवाही नदी। कौन सी नदी? नित्यवाही। नित्यवाही का मतलब है वर्ष भर बहने वाली। यह नदी 12 महीने बहती है, तो 12 मासी नदी में आती है चंबल नदी। उसके बाद तीसरा नाम याद रखना आपको, राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु, क्योंकि ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान की कामधेनु गाय किसे बोलते हैं? तो गाय में पूछे तो याद रखना, नोट लगा के लिखना, राठी। राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु गाय बोलते हैं। और नदी पूछे तो किस नदी को बोलते हैं? चंबल को। उसके बाद गुरुजी, उसके बाद याद रखना वाटर सफारी। वाटर सफारी नदी इसे बोलते हैं। घड़ियाल, घड़ियाल बहुत पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ जिसो है, लेकिन उसका मुंह लंबा होता है घड़ियाल का। घड़ियालों की प्रजनन स्थली। घड़ियालों की प्रजनन स्थली। घड़ियाल यहीं पर ज्यादा मिलेंगे आपको, चंबल नदी में, राजस्थान। उसके बाद हाँ, यूनेस्को द्वारा अपनी सूची में शामिल नदी राजस्थान की कौन सी है? चंबल नदी। उसके बाद अंतरराज्य सीमा, अंतर राज्य सीमा बनाने वाली नदी। सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? ठीक है। किसके साथ बनाती है ये अंतरराज्य सीमा? राजस्थान व मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ बनाती है? अभी मैं दिखाता हूं आपको, थोड़ा मैप में मैंने आपको समझाया था, वो देखो, ये देखो, ये रहा मध्य प्रदेश, है ना? है ना? और ये कौन सा है? ठीक है, ये देखो, ये मध्य प्रदेश है, ये बना रही है अंतरराज्य सीमा। बना रही है ना? तो अंतरराज्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। तो एक तो ये लिख लेना, दो राज्यों के साथ बनाती है, राजस्थान और एमपी। फिर इसके बाद लिखो, बहाव दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। गुरुजी इसकी कुल लंबाई कितनी है? इस नदी की कुल लंबाई, इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 1051 किलोमीटर है। अब मैं तुम्हें सारे आंकड़े लिखा देता हूं इसके, कहां कहां किताबों में क्या क्या लिखा हुआ है। पहले मुझे आप ये बताओ, ये कितने राज्यों में है?
ये 3 राज्यों में है। एक तो हो गया एमपी, दूसरा हो गया राजस्थान, और तीसरा हो गया यूपी। एक प्रश्न बताओ मुझे, चंबल नदी किस राज्य में 2 बार बहती है? एक राज्य है वो 2 बार बहेगी, तो एक बार मध्य प्रदेश में निकली वहां, और एक बार अंतरराज्यीय सीमा बनाई वहां। समझ में आ रही है क्या बात? तो 2 बार, तो इसकी लंबाई 2 बार काउंट होगी। ठीक है, एक बार 320, एक बार 252। 320 किलोमीटर प्लस 252 किलोमीटर, तो लंबाई ये काउंट करना। उसके बाद 322 किलोमीटर राजस्थान में, 322 किलोमीटर कहाँ? राजस्थान में। और सॉरी 157, 157, 157 किलोमीटर जो है वो यूपी में बहती है। कौन सी नदी? चंबल। तो ये इस प्रकार से नदी बहती है, लेकिन हरिमोहन सक्सेना वाली बुक जो ये बात लिखती है इसकी लंबाई को लेकर, वो लिखती है 965 किलोमीटर। ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया है, ये लिख लेना, हरिमोहन सक्सेना बुक में मिलती है बात। हाँ लिख लो। बाकी मैंने बताया कि नदियों का जो आंकड़ा है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता ना, तो हरिमोहन सक्सेना की थोड़ी सी बुक जो है वो अकादमी द्वारा जारी की जाती है, इसलिए इसका। हाँ, ठीक है, तो भाव दृष्टि से ये बड़ी होगी। मालवा की गंगा किसे बोलते हैं? चंबल को। मालवा की गंगा गुरुजीत का उपनाम है, यहीं से प्रश्न अटक जाता है एग्जाम में। हाँ। सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? अवनाली का अपर्दन समझाया था ना। सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन। अब नाली का अपर्दन क्या होता है? जब मिट्टी का कटाव होने लगता है ना नदियों द्वारा, तो वो अब नाली का अपर्दन बन जाता है। अपर्दन कल बीएड भूमि वगैरह वो दिखाऊंगा आपको मैं। सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन करने वाली नदी। अच्छा बताओ, सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन राजस्थान के कौन से जिले में करती है ये? कोटा में। एक बात और लिखना, सर्वाधिक कंदराओं का निर्माण करने वाली नदी भी यही है। कंदराओं का मतलब पता क्या होता है? गुफा। कंदराओं का मतलब क्या होता है? गुफा। तो सर्वाधिक कंदराओं गुफाओं का निर्माण करती है नदी, यानी बना लेती है चलती चलती। और सर्वाधिक गुफा वगैरह जो देखने को मिलती है इस नदी में, वो कहां पर? कोटा। तो सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी गुफा का निर्माण करती है, वो भी कोटा के अंदर। ये लिख लो आप। तो इतने इसके उपनाम याद करने हैं। क्यों? लिख तो सर एक बार। इसके किनारे स्थान और लिख लेते हैं, बांध बड़ा कल पड़ेंगे। 2-3 स्थान है इसके किनारे, वो लिख लो। लिख लिया? लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी लिख लो इसके उपनाम सारे। चंबल नदी से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में आपके। तो उपनाम बोलो। चरमणवती, ये इसका प्राचीन नाम। अच्छा, एक कवि हुए थे जिसका नाम है कालिदास, सुना ही होगा नाम तो। नहीं सुना तो सुन लो। कालिदास, कालिदास ने काफी रचनाएं की थी, जिसमें एक ग्रंथ है मेघदूत, कालिदास का रचना है मेघदूत। मेघदूत में चंबल का वर्णन मिलता है। चंबल का जो वर्णन दिया था कालिदास ने, वो किस नदी में किया? वो किया था मेघदूत। कालिदास ने मेघदूत नामक ग्रंथ में चंबल का वर्णन किया था, ये बात भी लिखी। एक चुलिया जलप्रपात पढ़ा दूं, बाकी कल पढ़ा दूंगा, ठीक है? समझ में आ गई नदी वैसे?
को बिठा के रखो 50 मिनट, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी बड़ा मास्टर मेरे पास। ये कर दो आप बस 1 मिनट। लो भाई लिखो किनारे, 7 समुंदर पार में तेरे किनारे किनारे आ गई। किनारे में नंबर 1 लगा के लिखो चूलिया जलप्रपात। 1 मिनट चलने दो तो। चूलिया जल प्रपात ये लिख लो एक, बाकी कल पढ़ेंगे। देखो चूलिया जलप्रपात कौन सी तहसील में है? भैंसरोडगढ़ तहसील में। भैंसरोडगढ़ तहसील है चित्तौड़गढ़ की, वहां पर है। वेरी गुड। ऊंचाई बोलो कितनी है इसकी? 18 मीटर। 1 मीटर में कितना फुट होता है पता है? 1 मीटर में 3.28 शायद, 3 तो है ही है, लास्ट वाला थोड़ा देख लेना 26 है 28 है, ठीक है 3.28 तो लगभग 3 से मल्टीप्लाई कर लिया करो, मीटर देखना हो तो 18 मीटर को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 दूनी 36, 18 54, 54 फुट जो है ऊंचू है वो। 54 में भी थोड़ा और जोड़ागा तो ऊपर लगभग 54 मान ला, हाँ 60 के आसपास आ जाओ आंकड़ो, ठीक है। चूलिया जलप्रपात, चूलिया जल भैंसरोडगढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ में हुआ है, ठीक है। इसके बाद याद रखना नोट लिखो, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो क्या बोलोगे? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल। एंजल जलप्रपात जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका में। वेनेजुएला की पहाड़ी है, वहां पर है कोरो नदी पर। वेनेजुएला, आतंक होएगा तुम्हारा नाम लिखने में ये, इसलिए आप ये लिख लो भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा है महात्मा गांधी। बीच में बोले होगे रवि बनी। जोग, कर सपा, कर्नाटक। शरावती नदी पर है भाई। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, ये लिख लो। तो आज हमने जो चंबल नदी आधी पढ़ी है, अभी पूरी नहीं हुई है, कल और पढ़ेंगे इसके बारे में। आज के लिए जय हिंद सभी को, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।